बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लेक्चर का आगाज़ इस दुआ से करते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, आमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट कंप्यूटर क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। आज की इस कंप्यूटर क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। आइए तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बेशुमार किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिनमें हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट आ जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट आ जाता है, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम और कमांड इंटरप्रेटर। इन तमाम फंक्शंस के ऊपर इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन डिटेल से जो है वो बहस करेंगे। बेटा, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट आता है और हमें सबसे पहले ये सीखना है कि प्रोसेस क्या होता है। अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम जो इस वक्त करंटली आपके पास जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। Process management is a part of operating system that manages allocation of computer resources like CPU time to various process in main memory. प्रोसेस मैनेजमेंट से मुराद हमारे पास क्या है कि प्रोसेस मैनेजमेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है जो कि मैनेज करता है आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर रिसोर्सेज की एलोकेशन को। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वक्त में कई प्रोसेस जो हैं वो रनिंग स्टेट में होते हैं, चल रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली किस प्रोसेस को कितना सीपीयू टाइम जो है वो प्रोवाइड करना है, कब तक प्रोवाइड करना है, ताकि वो एफिशिएंटली क्या कर सके, काम कर सके। तो इसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट एक्चुअली डिस्क्राइब द स्टेट एंड रिसोर्स ओनरशिप ऑफ ईच प्रोसेस। प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली आपके पास आपकी किसी भी प्रोसेस की हालत को और उसकी रिसोर्स ओनरशिप को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर हम लोग प्रोसेस और उसकी जो बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उन पे हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आपके पास जो है वो डायग्राम के ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा। ये जो डायग्राम आपको शो हो रही है बेसिकली ये शो ऑफ कर रही है कि एक प्रोसेस की कौन कौन सी हालतें होती हैं। न्यू स्टेट होती है, रेडी स्टेट होती है, वेटिंग स्टेट होती है, एग्जीक्यूटिंग स्टेट होती है। एग्जीक्यूटिंग में हमारे पास फिर हमारा प्रोसेस ब्लॉक भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, और फिर लास्टली हमारे पास टर्मिनेटेड किस्म की क्या होती है? स्टेट होती है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट इन तमाम स्टेटमेंट्स को, इन तमाम स्टेट्स को और इनके रिसोर्सेज को क्या कर रही होती है? मैनेज एंड एलोकेट कर रही होती है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन तफसील से जो है वो इन स्टेट्स के ऊपर क्या करेंगे? बात करेंगे, और आप लोग सीख जाएंगे कि किस स्टेट का बुनियादी तौर पर क्या मकसद है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट आती है। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। मेन मेमोरी के बारे में आप सब जानते हैं। मेन मेमोरी नॉर्मली हमारे पास जो है वो रैम और रोम होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम रैम को डिस्कस करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो बेसिकली सबसे पहले मेन मेमोरी यानी रैम के ऊपर लोड होता है और फिर वहाँ से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसे एग्जीक्यूट करने की जो है वो सलाहियत रखता है। तो बेसिकली आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसके ज़रिए आप मेन मेमोरी में अपनी जो डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हैं, उनको उनकी मेमोरी मैनेजमेंट आसानी से जो है वो कर सकते हैं। It allocates space to program that are loaded in main memory for execution.
इसका बुनियादी मकसद क्या है कि मेन मेमोरी यानी रैम के ऊपर जो जो प्रोग्राम्स आपके लोड कर दिए गए हैं उनको बेसिकली स्पेस एलोकेट करना, उनके लिए स्पेस रिजर्व करना, ताकि जो है बेसिकली वो एफिशिएंटली क्या कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। It keeps track of freed memory when a program is closed and updates the memory status। ये freed memory के बारे में जो है वो ट्रैकिंग करता है ताकि जब प्रोग्राम आपका जो है वो क्लोज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये आपकी मेमोरी स्टेटस को क्या कर सके, बेसिकली जो है वो अपडेट कर सके कि जी अब आपकी फ्राम मेमोरी जो है वो बेसिकली यूटिलाइज नहीं हो रही। एग्जांपल आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है दो प्रोसेस हैं, एक P हमारे पास 0 है एंड देन हमारे पास P1 है, हमारे पास P1 इज़ बीइंग लोडेड एंड P0 इज़ बीइंग टेकन आउट फ्रॉम द मेन मेमोरी। द होल प्रोसेस आपको जो है वो फिगर में क्या हो रहा है, शो ऑफ हो रहा है। लाइक देख लें कि हमारे पास जो है वो स्वैप इन हो रहा है हमारे पास एक प्रोसेस, जबकि दूसरा प्रोसेस जो है वो बेसिकली स्वैप आउट हो रहा है। तो इस तमाम आपके पास जो आपकी मेमोरी की मैनेजमेंट है, इसे बेसिकली हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फाइल मैनेजमेंट आती है। फाइल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस such as hard disk, USB, flash drive and DVD. It allows computer user to perform operations such as creating, copying, moving, renaming, deleting and searching files and folders. It also allows the user to perform read, write, open and close operations on files and folders. बेटा फाइल मैनेजमेंट के बारे में आप सभी जानते हैं। आप लोग सारे डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, और इवन अगर आप मोबाइल फ़ोन्स में देखें तो आप डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स वगैरह क्या करते हैं, अपने मोबाइल में स्टोर करते हैं। तो तमाम फाइल्स की मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि आप अपनी नई फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसे कॉपी करके एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में लेके जा सकते हैं, आप इजीली उसे रीनेम कर सकते हैं, कभी भी चाहें तो आप उसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने किसी फोल्डर को, किसी डायरेक्टरी को, किसी फाइल को सर्च करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि उसके अंदर रहते हुए आप अपनी फाइल एंड फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ाइल के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन हो सकते हैं। रीड ऑपरेशन होता है, राइट होता है। रीड से मुराद क्या है कि वो फाइल सिर्फ आपका जो भी यूज़र है जिसे आपने शेयर की हुई है वो सिर्फ रीड कर सकता है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप रीड के साथ राइट ऑपरेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, यानी एक वक्त में रीड भी कर सकता है और साथ में राइट भी कर सकता है। तो ये तमाम जो बेसिकली फाइल से रेलिवेंट हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। Input output management. Input output management is a part of operating system that control all the input output operations during program execution. It manages all the input and output operations of input and output and storage devices. Different किस्म की input and output storage devices use करते हैं हम, like keyboard है, mouse है, हमारे पास स्कैनर वगैरह, जॉयस्टिक वगैरह आ जाती है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, या हमारे पास प्लॉटर वगैरह आ जाते हैं। तो बेसिकली उन तमाम की जो मैनेजमेंट है वो हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। एफिशिएंट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, और डेफिनेटली इससे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। एक छोटी सी मिसाल आप देख लें कि 3 प्रोग्राम्स हैं, ABC है, आपने 3 जो हैं वो क्या कर लिए हैं, असाइनमेंट फाइल्स बना ली हैं, और अब आप चाह रहे हैं कि इन तीनों फाइल्स को आपने क्या करना है, प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट करना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सा जो है बेसिकली प्रोग्राम पहले जो है वो प्रिंटर को क्या करेगा, यूज़ करेगा। ठीक है, ये नॉर्मली आपके पास क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के असूलों पे काम करता है, फीफो के असूलों पे काम करता है। जिस प्रोग्राम के ज़रिए आप पहले क्या करेंगे, प्रिंट की कमांड देंगे, वो पहले प्रिंट होगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो इस तरीके से ये जो तमाम मैनेजमेंट है आपके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की, तो वो बेसिकली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट है बेटा।
Secondary storage management is a part of operating system that manages free space and storage allocation of user programs and data on secondary storage devices. Secondary storage devices हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? हार्ड डिस्क होती है, USB ड्राइव है हमारे पास, फ्लैश कार्ड होते हैं और इस तरह की दीगर किस्म की हमारे पास डिवाइसेस होती हैं. नॉर्मली हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को क्या कर रहे होते हैं? इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का हमारे पास बुनियादी मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें बताना कि कितनी स्पेस जो है वो हमारी हार्ड डिस्क में रिजर्व हो चुकी है, कितनी हमारे पास क्या है फ्री है, और हम बेसिकली अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. आपने बहुत दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि मिसाल के तौर पे आप कोई फ़ाइल अपनी हार्ड डिस्क में क्या करना चाह रहे होते हो? स्टोर करना चाह रहे होते हो. अगर आपके पास वो स्पेस है तो वो बेसिकली क्या करती है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हार्ड डिस्क में एक स्पेसिफिक जगह पे आपकी फ़ाइल को क्या कर देता है? स्टोर कर देता है. इन केस अगर आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है, आपके मोबाइल में, आपके मेमोरी कार्ड में, आपकी इंटरनल मेमोरी में जो है वो बेसिकली स्पेस नहीं है, तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि जी आप लोग क्या नहीं कर सकते, बेसिकली इस फाइल को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इनफ स्पेस आपकी नहीं है. आप ऐसा करें कि अपनी फ़ाइल को अपनी जो डिवाइस है यानी हार्ड डिस्क है, USB फ्लैश ड्राइव है या आपका मेमोरी कार्ड है, आप उसे फ्री कर लें, थोड़ा सा उसमें से कुछ चीज़ों को डिलीट कर लें ताकि आपकी जो नई फाइल है उसे स्टोर किया जा सके. तो वो बेसिकली आपके पास जो आपको डायलॉग बॉक्स दिया जा रहा है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और इसी को हम सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का नाम देते हैं. इसी तरह बेटा हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट आता है. नेटवर्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ अ नेटवर्क. It allows to create user groups and assign privileges to them. It shares the network resources among user and detects and fixes network problems. ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसके अंदर रहते हुए नेटवर्क बना सकते हैं, नेटवर्क की डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स बना सकते हैं, नेटवर्क के अंदर डिफरेंट किस्म की यूज़र्स एंड ग्रुप्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. फिर उनको प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं कि कौन सा जो बेसिकली यूज़र है या कौन सा जो ग्रुप है वो आपके नेटवर्क के जो बेसिकली कौन कौन से रिसोर्सेज को जो है वो क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है. आप अपने प्रिंटर्स क्या कर सकते हैं? नेटवर्क के थ्रू जो है वो शेयर कर सकते हैं. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं. और जितनी भी आपके पास नेटवर्क से रेलिवेंट जो क्या होती हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम उन के लिए भी आपके पास जो है उनको दूर करने के लिए भी सदेबाब कर रहा होता है, जिसे बेसिकली हम नेटवर्क ट्रबल शूटर का नाम देते हैं. तो डिफरेंट किस्म की ट्रबल शूटिंग जो है वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि हमारा नेटवर्क जो है वो बेसिकली स्मूथ चल सके और हमारे लिए एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म कर सके. इसी तरह बेटा हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम आता है. प्रोटेक्शन सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम that ensures that each resource of computer is used according to the privileges given to user by the system administrator. It creates accounts for each user and gives privileges to prevent misuse of the system. It provides password to all the user to maintain network security. आपने देखा होगा यूज़र मैनेजमेंट होती है आपकी डेस्कटॉप पे, आपके लैपटॉप पे. जब आप उसे क्या करते हो? यूज़ करते हो. एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और बाकी आप अपने डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स अकाउंट क्या कर सकते हो? बना सकते हो. और अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से आप अपने तमाम जो सब अकाउंट्स हैं उन्हें क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो. आप देख सकते हो कि कौन जो है वो किस वक्त आपके सिस्टम को क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है. इसके अलावा आप अलाउ कर सकते हो कि कौन सा यूज़र जो है बेसिकली आपके सिस्टम को किस हद तक जो है वो क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है. तो ये तमाम जो है बेसिकली आपकी जो प्रोटेक्शन सिस्टम है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है. इसके अलावा आपने देखा होता है कि आप अपने डिफरेंट अकाउंट्स के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड क्या करते हो? क्रिएट करते हो ताकि जो है वो एक स्पेसिफिक बंदा ही वो क्या कर सके? उस अकाउंट को, उस कंप्यूटर को क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके. जैसे कि आप देखते हो कि हमारे कॉलेज में एक आपके पास क्या होता है? स्टूडेंट अकाउंट होता है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए हमने ओपन किया होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे और फैकल्टी अकाउंट के ऊपर पासवर्ड लगे होते हैं ताकि कोई स्टूडेंट जो है बेसिकली उन अकाउंट्स को यूज़ ना कर सके. तो ये बेसिकली जो प्रोटेक्शन सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है. लास्टली बेटा हमारे पास जो है वो
ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में कमांड इंटरप्रेटर आता है. कमांड इंटरप्रेटर इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम. It is a file in operating system that reads and executes user commands entered as text through keyboard. For example, Windows operating system uses the cmd.exe file as command interpreter. बेसिकली आपके पास कमांड इंटरप्रेटर जो है वो आपके यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो आपस में क्या कर सकें, कम्युनिकेशन जो है वो कर सकें, आपस में बातचीत कर सकें और आपस में बातचीत करके डिफरेंट जो किस्म के मकासद हैं उनको क्या किया जा सके, हासिल किया जा सके. नॉर्मली आपके पास जो है वो आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में cmd.exe फ़ाइल जो है वो एज आ कमांड इंटरप्रेटर के तौर पे क्या होती है, यूज़ होती है. जब लास्ट टाइम आप लोगों को डॉस को ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको cmd.exe फ़ाइल एग्जीक्यूट करके भी जो है वो दिखाई थी आपके लाइव क्यूरी सेशन में. तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, उसको एज आ कंसीडर कर सकते हैं कमांड इंटरप्रेटर के तौर पे. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा. आज के लेक्चर के हवाले से बेटा हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है और परफॉर्म करने के बाद उनको सबमिट करवाना है. सबसे पहला क्वेश्चन जो आप एक्टिविटी में परफॉर्म करेंगे वो ये है कि वाई मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन अ कंप्यूटर. आपने अपने आंसर को ब्रीफली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है अपने अल्फाजों में और साथ में वैलिड एग्जांपल्स भी देनी है. जबकि दूसरा आपके पास है कि हम प्रोटेक्शन सिस्टम को कंप्यूटर में क्यों बेसिकली हमारे पास रिक्वायर्ड होता है प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है हमारा, और इसको भी आपने अपने ही वर्ड्स में क्या करना है, बयान करना है और वैलिड एग्जांपल्स के साथ जो है वो बेसिकली आप इसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. आप ये अपनी एक्टिविटी फाइल्स जो हैं वो sir.samatalib@scholars.edu.pk की आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं. इसके अलावा गूगल क्लासरूम के ऊपर जब आपकी असाइनमेंट फ़ाइल को ओपन किया जाएगा तो आप वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो है बेसिकली हम लोग आपकी जो बेसिकली हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे. और इन केस अगर असाइनमेंट में आपको कोई इशू आ रहा है तो आप अपनी लाइव सेशन में उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं. यहाँ पे बेटा हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है. लेक्चर आज का जो था हमारा वो बहुत ही सिंपल सा था, आसान सा था. डेली रूटीन लाइफ में आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन्स की सूरत में. तो बेसिकली बेटा ये तमाम फंक्शन आप कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं और बेसिकली तमाम फंक्शंस जो आज हमने डिस्कस किए हैं इनके बारे में आप प्रैक्टिकली जो है वो क्या करते हैं, नॉलेज रखते हैं. तो उम्मीद है आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई मसला नहीं होगा. लेकिन इन केस अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप sir.samatalib@scholars.edu.pk पर ईमेल करके पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप लोगों का जो कल हमारा लाइव जो है वो बेसिकली क्यूरी सेशन होगा, आप क्वेश्चन लिख के रख लें, अपनी क्यूरीज लिख कर अपने पास रख लें और आप उस लाइव सेशन में भी क्यूरीज को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.